अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं पुकार का ये स्पेशल एपिसोड। आज हम मौजूद हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर हमें जो टॉपिक है हमारा सिन्फ़ नाजुक नहीं, हम इसको नया नाम से जानते हैं, सिन्फ़ आहन के नाम से। और ख्वाब से ताबीर तक का जो सफ़र है सिन्फ़ आहन का, उसके ऊपर आज रोशनी डालेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर उज़मा आशिक खान हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की। आयशा बख्श हैं, सीनियर एंकर हैं, हमारी कॉलीग हैं। नायाब गौहर जान हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। रबाब सलमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें होस्ट करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में। शो का स्टार्ट करते हैं हम वाइस चांसलर से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, बहुत सारी बच्चियां इनके पास पढ़ती हैं यहाँ पर, बहुत सारी बच्चियों को ये पढ़ा चुकी हैं। वो ख्वाब जो उनसा होता है एक बच्ची के दिमाग में, वो जो बच्ची सोचती है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, ये उस ख्वाब को ताबीर तक लेके जाती हैं, उसको इक्विप करती हैं उस तमाम औजारों से, उस तमाम इल्म से कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। मैडम, आपने भी कभी ख्वाब देखा होगा ऐसा कि मैं वाइस चांसलर बनूंगी या टीचर बनूंगी। हमें थोड़ा सा अपने ख्वाब के बारे में बताइएगा कि ये ख्वाब ताबीर तक कैसे पहुँचा और इसमें मुश्किलात क्या आई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चांसलर बनने का ख्वाब तो शायद एज सच स्पेसिफिकली नहीं देखा था, लेकिन यकीनन आपकी एक ख्वाहिश होती है कि आप जिस प्रोफेशन में भी जाएं उसके सीनियर मोस्ट लेवल तक पहुंचें और अपने पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को रूए कार लाते हुए अपने आप को साबित करें। मुश्किलात क्या आई वो टाइम जब आपने सोचा हो कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं ये अब नहीं करूँगी, मैं टीचर नहीं बनूंगी? नहीं, वैसे तो ये कि अप्स एंड डाउन्स छोटी मोटी आती रहती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। सबसे मुश्किल लम्हा क्या था? सबसे मुश्किल लम्हा अगर मैं देखूं तो जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं और जाहिर है उसी वक्त आप अपनी फैमिली भी स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त आपके लिए ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एट टाइम्स आपको लगता है कि अपनी फैमिली को और अपनी जॉब को साथ लेके चलना मुश्किल है। फिर फैमिली की सपोर्ट के साथ और आप खुद भी हिम्मत करते हैं, अल्लाह भी आपको हिम्मत भी देता है, तो चीज़ें गुजर जाती हैं। मतलब सफ़र आसान था, मुश्किल नहीं था? नहीं, इन अ नटशेल एट टाइम्स इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन यह है कि जब आप एक तहिया कर लेते हैं कि आपने करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नज़र नहीं आती है। कोई ऐसा फर्क या ऐसा वाकया जो आप सोचती हो कि ये ना होता तो मंजिल आसान होती? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं समझूं। देखिए, कोई भी आपने हाईएस्ट लेवल तक अगर पहुंचना है, किसी भी फील्ड के अंदर आपने खुद को मनवाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आसानी के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, हमेशा खुद को मुश्किल के लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आयशा बख्श साहिबा मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि मोस्टली लड़कियां चाहती हैं कि हम भी एक एंकर बने। आजकल के दौर में तो एंकर बनने का सबको शौक है, यूट्यूब भी आ गया, व्लॉगिंग भी कर रही हैं लड़कियां। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना मुश्किल था, हमसे शेयर करेंगी आप? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपका सफ़र मुश्किल उस हिसाब से नहीं रहा कि मुझे किसी ने ख्वाब देखने से रोका हो या वो कॉन्फिडेंस ना दिया हो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और वो मैं कर नहीं सकती हूँ। सो जो घर का बेसिक एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा ऐसा रहा कि मेरे और मेरे भाइयों में, हम 2 बहनें और 2 भाई, कभी तफरीक नहीं रही। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ वही मौजूद थी जो मेरे भाइयों के लिए थी। बीइंग एल्डेस्ट, शायद मेरे पेरेंट्स का मेरे पर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रहा हमेशा से, और मैं स्टडीज़ वाइज भी एक बेहतरीन स्टूडेंट रही। सो आसानी रही मीडिया में आने तक के लिए। जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, क्योंकि अब ये काफ़ी पुरानी बात है, आज से 17-18 साल पहले की बात है, उस वक्त कहीं ना कहीं पेरेंट्स या आपकी फैमिलीज़ और सराउंडिंग्स के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं था। और मैंने दुबई में ज्वाइन किया था टीवी चैनल को। सो इट वॉज़ लाइक के पेरेंट्स ऐसा था कि उनके लिए आसान था एक्सेप्ट करना, बट आपकी फैमिली रिलेटिव्स के लिए शायद इतना आसान नहीं होता। मेरे तक वो गर्म हवाएं कभी ना पहुंची। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताएं, यहाँ तक पहुंचने में कोई ऐसी चीज, ऐसा लम्हा कभी आया कि आपने सोचा हो कि बस मैंने अब एंकर नहीं बनना, मैं जा रही हूँ? इतनी तकलीफ, इतना दुख हुआ हो, इनके साथ शेयर करना चाहेंगी आप बच्चियों के साथ? नहीं ज़ुहैब, ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं बच्चियों से भी यही कहूंगी कि ये नहीं आया कि मैं एंकरिंग नहीं कर रही या कोई ऐसा वाकया हो गया, क्योंकि बहुत उस वक्त पर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, ये यूट्यूब और वो व्लॉगिंग सब कुछ नहीं था। आप बड़े फोकस अंदाज में अपने काम पर तवज्जो रखें, जैसे अभी कहा भी कि आप मेहनत कर रहे हैं और फोकस्ड रहें, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं वो आपके आसपास नहीं आती हैं, वो इग्नोर हो जाती हैं, साइड पर हो जाती हैं और आपका रास्ता बनता जाता है। बिल्कुल ठीक है मैम। हाउस ओपन करते हैं, आपके सामने आपके सारे गेस्ट मौजूद हैं, आपके ख्वाब हैं, आप सोच के आई हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आप सब लोग, और आप ये भी सोच रही हैं कि हमें क्या बनना है। आपको जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो दिमाग में कहीं पे कोई खलिश है,
प्रोफेशनल लाइफ में जाने की। आपके सामने अकॉम्प्लिश्ड ख़वातीन बैठी हैं जो अपने ड्रीम्स जो उनसे हैं तमाम अचीव कर चुकी हैं। उन्होंने सब कुछ वो देखा है, वो रास्ते से गुजर के आई हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल कौन करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और मेरा क्वेश्चन मैम आयशा से है। आई हैव बीन वाचिंग यू सिंस माई चाइल्डहुड। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गर्ल्स की काफ़ी ड्रीम्स होते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में बहुत नैरो माइंडेड है। तो इस नैरो माइंडेड सोसाइटी को फेस करते हुए आपकी क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और आप हमें क्या बताना चाहते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करें अपने ड्रीम्स को? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लाइबा नौरीन फ्रॉम फार्मडी डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन मैम आयशा और सर सलीम से है कि जिस तरीके से हमारे मीडिया पे पॉलिटिकल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उस तरीके से स्टूडेंट्स को या एजुकेशन प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी मतलब जानना है, लेकिन उस तरीके से साथ साथ स्टूडेंट्स को भी वैसे ही हाईलाइट किया जाए, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में हमारा MD कैट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे। अभी अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे डिपार्टमेंट का स्कोप अगर हम किसी बाहर के मुल्क में जाके देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट पाकिस्तान में इसका उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। स्टूडेंट इश्यूज़ पे बात नहीं करते हम, मुझे कहना चाह रही हैं। हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम होंगे मोटिवेट तो कल को पाकिस्तान दूसरों के लिए मोटिवेशन बनेगा। मेरा क्वेश्चन डोमेस्टिक वायलेंस पे है कि बहुत सी फीमेल्स, ये मैटर नहीं करता वो एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हैं और समटाइम वो डरती हैं कि वो अपनी वॉइस रेस करने से, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर वो सामने आती हैं। तो आपको क्या लगता है उसके लिए हम साइकोलॉजिकली कैसे एक औरत फीमेल को ट्रेन कर सकते हैं कि वो सामने आए, और अगर इन केस वो आती हैं तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है उनको? जी बेटे। हाँ जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे घर में जो है वो बहुत मरतबा ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि तुम लोगों ने पढ़ के कौन सा पटवारी लगना है। तो पटवारी जो है वो पाकिस्तान में पटवारी को बहुत अहमियत दी जाती है कि पटवारी जो है वो उसने सारे काम करने होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है, तो मेरे फादर बोलते हैं कि तू पढ़ के केड़ा पटवारी लगना है। हाँ। तो पटवारी को अहमियत हम देते हैं, तो हम कैसे घर वालों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं कि वो पढ़ के हर फील्ड में पटवारी लग सकें? बिल्कुल तो ठीक है। आप मेरे फादर को अगर ये इसका आंसर करना चाहें प्लीज़। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आपने अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे हरासमेंट को फेस किया होगा। बीइंग अ गर्ल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो आप सबसे ये जानना है कि आपके इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि आपने इसको कैसे कॉप अप किया, अगर तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये था कि मतलब मेरी अम्मा ने पहले जॉब की थी और उनको लगता है कि अब हालात सही नहीं है, तो वो कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? हालात कब ठीक होंगे जब हम घर से निकलेंगे? जी बेटे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ज़्यादातर फीमेल पॉलिटिक्स में आती हैं वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में आना इतना मुश्किल क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम आयशा से है कि मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हरासमेंट फेस करती हैं ऑन डेली बेसिस। उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत सारी लड़कियां बाहर जाती हैं और जाते हुए मतलब किसी ने भी आपको क्रीपी स्माइल दे दी या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई तो आप डर के रास्ता बदल लेती हैं, वापस आ जाती हैं। तो उनको क्या ऐसी मोटिवेशन दी जाए, उनको क्या ऐसा इंकरेजमेंट दी जाए कि वो अपना रास्ता ना बदलें, वो वहीं से मतलब जहाँ जा रही हैं वहाँ जाएँ और जो भी उनका काम है वो करें, अपना रास्ता बदल के वापस ना आए? लॉ जो है वो मेल डोमिनेटिंग जॉब है और बहुत हार्श एनवायरनमेंट में आप जॉब करते हैं, तो आप किस तरह कोप करती हैं? एक तो मेल्स बहुत आपके इर्द गिर्द होते हैं और उनका रवैया भी बिगड़ जाता है किसी भी टाइम, तो आप किस तरह हालात कोप करती हैं? क्योंकि हम लोग कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं कि वो हाथापाई पे भी उतर आते हैं, तो आप किस तरह कोप करें? आपका मैकेनिज्म क्या होता है उस टाइम पे? जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए, ठीक है? तो ये जरा बता। जालिम मर्द वो गली पे खड़ा हुआ है, नुक्कड़ में खड़ा हुआ है, कहीं पे भी मौजूद है, उसकी आवाज़ से, उसके हूट करने से, उसके ऑफिस एनवायरनमेंट में तंग करने से, घर में भाई या बाप की सूरत में मौजूद होने से कैसे बचा जाए? अगर आप इससे गुजरी हैं तो आप कैसे बची हैं? आपसे शुरू करते हैं मैम। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी, हमारी जो ज़हन में एक सोच है कि हम एक लड़ाई, एक जंग में हैं। हाँ। मर्द के साथ। हाँ। सबसे पहले हमें इस जंग से निकलना है, हमें ये समझना है कि हम इंडिविजुअल, एक हमारी मोहब्बत में आ जाए जंग से निकल के, नहीं मोहब्बत में आए, नहीं टॉलरेंस में आए। अच्छा, टॉलरेंस में आ जाए, टॉलरेंस में आए और ये समझें कि हमारी जंग हमेशा होती है पल्ले के बंदे से, यानी कि एक आपका हम पल्ला होना चाहिए। जंग जो है आप जिससे मर्द से लड़ रहे हैं वो आपका हम पल्ला नहीं है। हमारे अंदर जो सलाहियतें हम में हैं, हमें अल्लाह ने वैसे ही बेहतरीन बनाया है।
तो हम क्यों उस लड़कियां बाज़ दफ़ा ऐसा सोच के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं। नहीं, डेफिनेटली ऑब्वियसली आपने अगर सुपीरियरिटी में चली जाती हैं तो वो भी अपने आप को नेगेटिव गाइड कर रही हैं। जालिम मर्द से कैसे बचें? बस उसको इग्नोर कर दें? जालिम मर्द को से लड़ाई में नहीं है हम शामिल। कभी जिंदगी में जालिम मर्द से पाला पड़ा आपका किसी भी जगह पे? मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ, किसी मर्द के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए किया होगा, अपने लिए परेशान हुआ होगा, आपने इग्नोर किया। भाई मुझे अपना काम से फोकस्ड हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैम आप बताएं, जालिम मर्द। जी, मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहूँगी जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला और हरासमेंट वाला घर पे जालिम मर्द है, घर पे जालिम मर्द। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये होता है तो पहला आपकी सोच ये होनी चाहिए, नंबर 1 कि ये आपकी गलती नहीं है। अगर कोई सड़कों के ऊपर आप पर आवाज़ें कस रहा है या कुछ कह रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है। ना आप गलत टाइम पर गलत जगह थी, ना आपने कुछ गलत किया। जो आपसे गलत बात कर रहा है ये उसकी गलती है, क्योंकि अक्सर जो सर्वाइवर्स होते हैं वो खुद को ब्लेम करते हैं। नंबर 2, दोनों चीज़ों के लिए आपने कम्युनिटी ढूंढनी है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे लोगों से राब्ता करना है जो ट्रस्टेड सोर्सेज हो और आपकी सेफ्टी वो हो। हरासमेंट के अंदर भी अपनी कम्युनिटी, बाकी ख़वातीन के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, हम ही समझ सकते हैं कि क्या फ़ील होता है अगर आप कहीं खड़े हैं और इस तरह की आपसे कोई आवाज़ आए, कुछ हो। जहाँ तक जंग की बात है, देखिए जंग नहीं है लेकिन एक रियलिटी है कि एक पावर डायनामिक है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हम को एग्जिस्ट करते हैं जी, और ख़वातीन के साथ ये होता है और ये एक रियलिटी है। तो हमें जंग नहीं लेकिन एक स्ट्रगल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि जब तक हम लोग इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, हमें बहादुर रहना है, हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है, तो हमें स्ट्रगल को ओवरकम करें। बिल्कुल ठीक है मैम। जंग नहीं करनी तो क्या कॉम्प्रोमाइज करना है मैडम उज़मा? मैं इस पॉइंट पे कहूँगी कि जो ख़वातीन यहाँ आपके सामने बैठी हुई हैं वो हम एक बहुत से जो हमारे पीछे बाशऊर मर्द मौजूद हैं जिनकी हमारी सपोर्ट रही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो हम ये कहना कि जो डोमेस्टिक वायलेंस अगर कर रहा है और हरास कर रहा है वो मेंटली सिक लोग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी वहीं पे प्रिवेल करती होती है। तो पॉजिटिव मर्द, बाशऊर मर्द औरत को सपोर्ट करता है इन हर फील्ड्स। बिल्कुल ठीक है। मैम आयशा, जालिम मर्द। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मर्द को जालिम ना कहें। मर्द बेचारा समझता है या उसकी खाम ख्याली है कि वो बेहतर है, इस हिसाब से कि वो बेहतर फैसला कर सकता है, ज़्यादा अक्लो शऊर रखता है, और शायद ये ख़वातीन ने कहीं कमज़ोर रहकर या पीछे रहकर उसको ये सोचने का मौका दिया है। खाम ख्याली है? हाँ, खाम ख्याली है। मतलब ख़वातीन बेहतरीन सोच सकती हैं, बेहतरीन प्लानर हैं, मल्टीटास्कर हैं, और जो जहाँ ख़वातीन पूरा घर संभालती हैं बिना जिम्मेदारी के, मर्द एक दिन अपना घर नहीं संभाल सकता अकेला। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि ख़वातीन को खुद को एम्पावर करना है, इक्विप्ड करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने एथिक्स और वैल्यूज पर। जो घर से आपको एथिक्स और वैल्यूज दिए जाए उनको कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करें, कभी परेशान ना हो किसी बात से। अगर कभी बुरा वक्त आए तो गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त कोई ठहरता कभी भी नहीं है। तो मुश्किलें आती हैं लेकिन खड़े वही रहते हैं, मंजिल तक वो पहुंचते हैं जो फोकस्ड रहकर, जो ये जानते हुए कि हमारा हक क्या है और वो हक लेना कैसे है, वो सिर्फ पढ़ने से और जानने से मिलता है। अपने आइन को पढ़ें, अपनी किताबों को पढ़ें, जिस काम में जाना चाहते हैं उसको बेहतरीन अंदाज में पढ़ें और अपने काम से साबित कर दें कि आप बेहतरीन। मैम फाइनल वर्ड्स। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे मर्द जालिम नहीं होते, मेरा ख्याल है ये हमें समझ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि जाहिर है कि हम सब लोग, जैसे कहा भी गया, और मैं भी अगर सोचूं कि मैं अगर इस मकाम पे हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे फादर का, मेरे भाई का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटों का, और इस फैमिली के अलावा बहुत सारे मेरे टीचर्स, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर्स जो कि मर्द थे। तो इसलिए ये सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सारे मर्द जालिम और सारी ख़वातीन मजलूम है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल ये है कि हमारे पास ऐसे मर्द हैं जो सपोर्टिव होते हैं और ऐसे हैं कि जिनका रवैया रीजनेबल नहीं होता। हमें इस रेशो को चेंज करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द, और हर सोसाइटी में ऐसा होता है, हमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने
अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं उनको ये शऊर पैदा करें कि वो सपोर्टिव हों, पॉजिटिव हों। और वो शऊर इस तरह से भी हो सकता है कि हम जब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो इससे उनमें ये शऊर पैदा होगा। जब हमें अपने राइट्स का पता होगा और हम उनके लिए फ़ाइट करना जानते होंगे तो इससे भी वो डिस्करेज होंगे। और सबसे बेहतर बात जो है वो मैं एज अ मदर, क्योंकि मैं 3 बेटों की मदर हूँ, और मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम रोल है, चाहे आप उस्ताद हों, क्योंकि मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है जहाँ पे बॉयज़ भी मेरे स्टूडेंट होते थे, यहाँ पे तो ज़ाहिर है बच्चियाँ सिर्फ हमारी स्टूडेंट्स हैं। तो आप उस्ताद की हैसियत से हों या ख़ास तौर पे एक माँ की हैसियत से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों की, आप बेटों की इस तरह तरबियत करें कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन की बच्चियों को ये फैसला। मेरा क्वेश्चन मैम उस्मा से है। हमें ये पता है वुमेन राइट्स हैं, लेकिन हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे पास क्या क्या वुमेन राइट्स मौजूद हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले इस बारे में तो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मैडम इसमें एक सवाल और मेरा भी ऐड कर दें। ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये हाउस होल्ड वर्ड है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड आगे जाके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा नेगेटिव हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड। ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या समझती हैं आप इसको? ये तो बड़ा तकलीफ दे होता है, इसके बारे में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल। मैं पहले एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि बेसिकली बीइंग इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करता है और जेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स को फोकस करता है। ये जो जेंडर इक्वालिटी का एक मैं समझती हूँ कि एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी से हमारी क्या मुराद है। हम समझते हैं कि या पूरे ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि आदमी की भी इम्पोर्टेंस है, औरत की भी इम्पोर्टेंस है, और वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं एक सोसाइटी के। उन दोनों की कंट्रीब्यूशन के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। ये कोई मुकाबलेबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम दोनों की लाइफ देखते हैं, दोनों की स्ट्रगल देखते हैं, तो ख़वातीन को अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जहाँ तक आपकी बात है कि हम जो कॉम्प्रोमाइज़ का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो लफ्ज़ है ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी वर्क फोर्स में जाते हैं और आपसे कुछ ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जो आपके मॉरल एथिक्स में और आपके उसमें नहीं आती हैं, तो उसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो आप चीज़ जो है उसको डिस्करेज करें। ये एकदम नहीं हो जाता कि आप सकते हैं, ये बड़ा देखा गया है। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि बेसिकली एक वर्ड है असर्टिवनेस, ठीक है, ये एकदम नहीं आ जाती, एकदम पर्सनालिटी में शामिल नहीं हो जाती है। ये चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होती हैं कि आप किस चीज़ को रेक्ट कर रहे हैं। बहुत से रवैये जो हैं वो सोसाइटी में नॉर्मल कंसिडर कर लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मर्द गुस्सा कर रहा है तो दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, ठीक है। जो हम कहते हैं कि दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, उसको आपको एड्रेस करना चाहिए। उसको अगर एक जो मर्द हजरात हैं वो सोसाइटी में वो भी बहुत प्रेशर का शिकार। मैं इसको थोड़ा सा सवाल को आप सबके लिए सवाल है, क्योंकि मैं कुछ अरसे से इस शो करने के पीछे ये सवाल था। जो एक दोस्त है मेरी, वो कह रही है कि मुझे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मैं इस फील्ड में तरक्की नहीं कर सकती। कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है, वो कहती है इसके बगैर मैं तरक्की नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज उनसे है, उसको अपनी मर्जी भी शामिल करनी पड़ेगी, हालांकि वो नहीं चाहती, क्योंकि उसके सामने दो चीजें हैं, या तो करियर अपना ले, वो करियर के अंदर अचीव कर जाए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ेगा, या तो वो घर बैठ जाए, सारा कुछ छोड़ दे और असर्ट कर दे और अपनी सारे कुछ सब चीजें छोड़ दे। ये जो हमने खुदा बनाए हुए हैं छोटे छोटे हर फील्ड के अंदर, जो हमारी तकदीर को मालिक बन के बैठ जाते हैं, इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? मैं बारी बारी सबसे पूछ लेता हूँ। मैम आपसे शुरू करते हैं, इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं? जो छोटे छोटे बुत और खुदा हम खड़े कर देते हैं कि ये बंदा मेरी तकदीर का फैसला करेगा, और वो कहता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर तुम्हारी तकदीर बेहतर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चैलेंज। ये आपको लाइफ में चैलेंज मिलता है जिसको आपने जो है, अब यहाँ पर आपका ब्रेन काम करता है और आपने उस चैलेंज को देखना होता है कि आपने उससे किस तरह निकलना है और किस तरह आपने अचीव करना है। बेसिकली वो चैलेंज जो होता है वो आपको डिप्रेस नहीं कर रहा होता, वो आपको ऑन द अदर हैंड बूस्ट कर रहा होता है।
अब दिस इज़ ओनली द विजन कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं और कैसे देखते हैं। लाइक आपने जैसे अभी मिसाल दी कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही देख रही हैं कि इतने सिनेरियो में ही देख रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मुझे इस बंदे से करना, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि इसके इर्द गिर्द जो उनको बूस्ट मिल रहा है वो सिर्फ उस पर अपना फोकस कर लें तो वो इस चैलेंज से खुद ही निकल जाएंगी, और बल्कि वो बहुत बेहतर सिचुएशन में निकल जाएंगी कि उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं इस कॉम्प्रोमाइज़ को रिवर्ट भी कर सकती थी, रादर देन कि मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, उसको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैम उस्मा, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि चैलेंज है, नो डाउट कि ये सिस्टम का एक पार्ट है। जो आपने कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि कुछ सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, जहाँ पे पोजीशन को, पावर को एक्सरसाइज किया जाता है फॉर नेगेटिव पर्पसेस। मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा हम वर्क फोर्स में ख़वातीन को देखेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, उनकी प्रेजेंस नज़र आएगी, उतना ज़्यादा हम इन रवैयों को और इन एटीट्यूड्स को निगेट कर सकते हैं, उनको डिस्करेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम। बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे ही हालात बेहतर होंगे, और तब्दीली आ भी रही है, हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैडम इनको इन चीज़ों को हटाया कैसे जा सकता है? बहुत सारी लड़कियां इससे जूझ रही हैं आज भी। जी, मैंने जैसे कहा ना कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी हो सकती है जैसे जैसे नंबर ख़वातीन का बढ़ेगा वर्कफोर्स के अंदर, और ख़ासतौर पर जैसे जैसे वो सीनियर पोजिशंस पे आएंगी, और चूँकि उन्होंने उस फेज से वो गुजरी हुई हैं जहाँ पे उनको ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो वैसे वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बेहतरी आएंगी। और हरगिज़ कंप्रोमाइज़ अपनी वैल्यूज़ के ऊपर नहीं करना चाहिए जी, आवाज़ अपनी रेस करनी चाहिए। और जाहिर है कि अगर हर कोई कंप्रोमाइज़ करता रहेगा तो कैसे बेहतरी आएगी? जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो तभी बेहतरी की सूरत आती है। और मैं तो ये भी समझती हूँ कि अक्सर ये है कि वो जैसे होता है ना कि जुल्म करने वाले में जहाँ पर जालिम का हाथ होता है वहाँ पर मज़लूम का भी हाथ होता है, क्योंकि वो जुल्म सह रहा होता है। तो जब आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इस तरह से आप उसको इनकरेज कर रहे हैं दूसरे बंदे को कि वो अपने गलत रवैये को कंटिन्यू रखे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो ना सिर्फ ये कि आप अपने लिए बेहतरी करते हैं, अपने जैसे बाकी आपके बाद आने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप सदका जारिया का सबब बनते हैं, बल्कि उस शख्स के लिए भी आप नेकी का सिला बनते हैं, क्योंकि वो डिस्करेज होगा और वो आइंदा उस गलत हरकत या उस गुनाह से बच जाएगा। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। बहुत अच्छी बात की आपने मैडम। तू पढ़ के कड़ा पटवारी लगना है, कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में आना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबका जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए। हमारी फील्ड को वैसे भी बुरा कहा जाता है। शुरू में तो लड़कियां बहुत मुश्किल से आती थी, आप इस फील्ड में आ गई। ये जो छोटे छोटे खुदाओं की मैंने बात की है, क्योंकि हम आप सेम फील्ड से हैं, ये होते हैं हमारी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको आगे नहीं लेके आया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। इन छोटे छोटे बुतों से कैसे लड़ी और इनको कैसे तोड़ा आपने? देखिए, सबसे पहले ये किसी एक फील्ड की बात नहीं है, किसी एक जगह की बात नहीं है। फॉर मी हमें सोसाइटी के डीप रूटेड प्रॉब्लम्स तक जाना पड़ेगा। यहाँ दो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, जेंडर सेंसिटाइजेशन और कॉम्प्रोमाइज़। ख़वातीन को लेकर ही क्यों ये जहन में आते हैं, ख़वातीन को ही इन लफ्ज़ों के साथ क्यों अटैच होना पड़ रहा है? सोसाइटी का हर डिपार्टमेंट या हर प्रोफेशन सोसाइटी से निकल रहा है। जितनी करप्शन, जितने प्रॉब्लम सोसाइटी में है, उसी हिसाब से आपको सियासी जमातों में, आपको मीडिया में, आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर जगह दिखेंगे। हैंडल कैसे होगा? आज इदारों में बैठ के, तालीमी इदारों में ख़वातीन सवाल कर रही हैं, ऐसे इशूज़ को डिस्कस कर रही हैं, तो तब्दीली तो आ रही है। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, कितने लोग परसू करते हैं और फिर हेड ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी तादाद बहुत कम हो जाती। कैसे होगा? बहुत आसान है। यहाँ से निकलने वाली अगर तमाम स्टूडेंट्स कल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, अपने बेटों और भाइयों को ये बात सिखाती हैं कि किस तरीके से बराबर हैं। हमें क्यों आज बताना पड़ रहा है कि हम आपके बराबर हैं? हम बराबर पहले दिन से हैं। हमें किस तरह का माहौल या शऊर दिया गया, ये अहम है। घरों में वालिद बेटियों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या भाई बहनों पर कॉन्फिडेंस रखते हैं? जब वहाँ से चीज़ों का आगाज़ होगा, वहाँ पर खातून को कॉम्प्रोमाइज़, माँ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, तो फिर किसी खातून को सोसाइटी में नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। बुत तोड़ने के लिए लेजिस्लेशन
करनी पड़ेगी। जैसे आयशा ने कहा, देखिए हमारा मेजर प्रॉब्लम माइंडसेट का है, तो इन्होंने ये कहा, इससे मैं बिल्कुल जो है वो अग्री करती हूँ कि हमें जो मर्द हजरात हैं, जो बेटे हैं, हम बात तो बेटियों की परवरिश की करते हैं, बेटों की परवरिश की तो हम कभी बात ही नहीं करते। बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेम ही वहाँ से करते हैं, हम ये प्रेशर ही लड़कियों पर डालते हैं। तो जहाँ आपने ये करना है, दूसरा मेरा ये होगा कि ये बुत तोड़ने के लिए ख़वातीन को एक दूसरे के अंदर जो है एक दूसरे का सहारा बनना है। हम सब के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, ताकि कल को हमें ये कहते हैं ना इस तरह के फ्रेजेस, औरत ही औरत की दुश्मन है, ये मर्दों के बनाए हुए जो फ्रेजेस हैं, ये हमें बताना है कि ऐसा नहीं है। जिस दिन हम में से कोई हमें मौका मिले तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहली स्पेस ऑन द टेबल हम किसी डिज़र्विंग खातून को भी दें जिसको पहले रोका जा रहा था। तो प्लीज़ अपनी सॉलिडारिटी, अपना बहनचारा, अपनी सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि अगर आप में से किसी एक के साथ ज़्यादती हो रही है, दैट मीन्स कि हम सब के साथ ज़्यादती हो रही है, और इसमें से हम तभी निकलेंगे अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जालिम मर्द को किसी औरत ने ही पैदा किया होगा ना, तो उस औरत को उसको जालिम बनाने से पहले सिखाना चाहिए कि बेटे जुल्म करना बुरी बात है। मेरे फादर बोलते हैं कि तू पढ़ के कड़ा पटवारी लगना है। कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में आना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबका जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेरा क्वेश्चन हमारी वाइस चांसलर से ही है। लाइक व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर यू? लाइक मैंने हमेशा से आपको देखा, लाइक यू आर सो मोटिवेटिंग टुवर्ड्स अस, और हमारी यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है ऑल टाइम। आई वॉन्ट टू आस्क कि आपने भी बताया कि स्टूडेंट लेवल में जब आप थी, योर लाइफ इज़ लाइक क्वाइट कन्वीनियंट, लाइक आपके पास आप नोज द थिंग्स कि कैसे जाना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन ऑल द टाइम एंड स्टिल नाउ? ये असल में पूछना ये चाह रही हैं कि कई दफ़ा डिमोटिवेट हो जाती हैं लड़कियां, उनको परेशानी आ जाती है। ये मोटिवेशन कहाँ से लें और किस तरह खुद को मोटिवेट करें? सेल्फ मोटिवेशन की बात करें। मेरा ख्याल ये है कि जैसे पहले भी कहा गया कि सबसे पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि बच्चियां जो हैं वो किसी तौर पर भी लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि टू बी ऑनेस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जाहिर है मेरे बहुत सारे मेल कलीग्स के साथ काम किया है, तो मुझे तो अक्सर ये महसूस होता है कि ख़वातीन में रेजिलियंस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं अक्सर स्ट्रेस के अंदर भी, और जहानत के हिसाब से भी वो अक्सर लड़कों से ज़्यादा बेहतर होती हैं। पता नहीं ये एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है या एक वही बात कि जो बचपन से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया या नहीं किया गया, या हो सका या नहीं हो सका, कि आप ख़ुद को किसी तरह से ये महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि आप नहीं कर सकते। मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि जो पहला शख्स है जिसको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि यू कैन डू समथिंग, यू कैन अचीव समथिंग, दैट इज़ योरसेल्फ। अगर एक दफ़ा आप खुद ये जान लें कि आपके अंदर लड़कों से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर ज़रूर सारी खूबियाँ मौजूद हैं, और आप उनको बरूए कार ला के किसी तरह से भी बेस्ट पोजीशन तक पहुंच सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि वही एक यकीन, वो जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, वही आपको मोटिवेट करता है। और कभी मुश्किलात आती हैं और वो हर शख्स की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन दैट कीप्स यू गोइंग, दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, दैट कि ये मुश्किल जो है इससे आप यकीनन गुजर जाएंगे। और यकीनन आपको अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह मियाँ जब भी किसी मुश्किल में डालता है तो उसका हल भी आपको देता है, आपके अंदर आपके ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितनी आपकी हिम्मत होती है। मैं ये आपकी बात को एंडोर्स भी करूंगा कि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को, या वो वर्ड का मतलब ना नर्व ऑफ स्टील, फौलादी असाब का मालिक किसी को देखा है तो मैंने अपनी वालदा को देखा है, मैंने भी एक खातून को देखा है, और मैंने देखा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और वो आगे बढ़ी। मेरे फादर बोलते हैं कि तू पढ़ के कड़ा पटवारी लगना है। कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में आना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबका जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए। मेरा क्वेश्चन मैम नायाब से, एंड दैट बेसिकली इज दैट यू आर ऑन द लेजिस्लेटिव एंड, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आप लेजिस्लेटिव एंड पर हैं, आपको नहीं लगता that there are so many legislations that are being done in aid of protection of women, but still there is so much to do,
and it's not being done, and our focus is still on so many things which are not very important. So do you think that something should be done in this regard कि हम ख़वातीन को वाकई वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ में है, मतलब कि हम वो वाकई दें जो जिसका आपने वादा किया हुआ है, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे वादा किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो देयर इज नथिंग वी कैन अचीव। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है वुमेन राइट्स को, वो पूछना ये चाह रही हैं, और अगर नहीं करता तो उसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आइन का लफ्ज़ सुनना मेरे लिए एक बहुत ही जो है वो पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान के अंदर ना हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और ना हमने इसको अहमियत दी। आई एम वेरी हैप्पी कि यू अंडरस्टैंड कि आपके जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंश्राइन जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। टू आंसर योर क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिसने पाकिस्तान का आइन बनाया था। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है लेजिस्लेशन की। जब आप बात करते हैं आई थिंक इट्स अ येस एंड नो आंसर। अगर आप देखें, अगर हम खुसूसी तौर पर ख़वातीन के हकूक़ की बात करें और लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। 2010 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान हमारा एंटी हरासमेंट लॉ बना, जो एक लैंडमार्क लॉ है जिसमें वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया। जी, वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया। उससे पहले हमने 2006 के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए थे कुछ हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, वो भी तब हुए। सो बहुत सारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हम गुजरे हैं। वो लेजिस्लेशन इन इट सेल्फ पास कराना कितना मुश्किल होता है पार्लियामेंट में। जब ख़वातीन के लिए आप कोई लेजिस्लेशन पास कराते हैं, आप यकीन करें मैं अपने सीनियर से ऐसी ऐसी बातें सुन चुकी हूँ कि वो लोग जो पहले पूरा साल कभी पार्लियामान में नज़र नहीं आते, वो उस दिन ज़रूर पार्लियामेंट में आते हैं जिस दिन उन्हें रिजेक्ट करना होता है ख़वातीन के लिए कोई अगर लेजिस्लेशन पास हो रही हो। तो बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, येस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन लेजिस्लेशन है, गैप्स इम्प्लीमेंटेशन में हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल पॉलिटिकल हालात की वजह से इम्पैक्ट होते हैं। फिर बहुत सारी जो जस्टिस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अंडर फंडेड हैं। हमने ये देखा है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हो, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन का गैप है। तो जैसे अगर एंटी हरासमेंट या एंटी रेप लॉज हैं, हमें पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में सेंसिटाइज करना है कि किसी रेप विक्टिम या हरासमेंट विक्टिम के साथ आपने डील कैसे करना है। सो यस लेजिस्लेशन भी है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मेरे फादर बोलते हैं कि तू पढ़ के कड़ा पटवारी लगना है। कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में इतना मुश्किल क्यों होता है? सबका जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए। मेरे फादर बोलते हैं कि तू पढ़ के कड़ा पटवारी लगना है। कब हालात सही होंगे कि हम घर से बाहर निकलेंगे? तो एक आम औरत के लिए पॉलिटिक्स में इतना मुश्किल क्यों होता है? सबका जो एक पॉइंट है, ये जालिम मर्द से बचा कैसे जाए। जी बेटे पूछें। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बीइंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के आपको क्या इश्यूज या हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं एज अ प्रोफेशन ये चूज़ करने में पॉलिटिक्स? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूथ को इनकरेज तो सभी करते हैं कि यूथ फ्यूचर है पाकिस्तान का, कंट्रीज़ का, तो जब एट द सेम टाइम यूथ को मौका फराहम करने की बारी आती है तो वो कोई नहीं करता। बात तो ये है कि देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है, जितना ज़्यादा कोई प्रोफेशन मेल डोमिनेटेड होगा और जितना ज़्यादा वो पब्लिक होगा, वो ख़वातीन के लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये एक रियलिटी है। उसमें मेरी खुशकिस्मती ऑफ कोर्स ये है कि मेरी पार्टी भी इस तरह की है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं और बहुत तादाद है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन है। हमने पाकिस्तान को पहली खातून वज़ीर आज़म भी मेरी पार्टी से निकली। सो एक पार्टी का अंदरूनी
ज़हनी माहौल बहुत मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मैं छोटी सी आपको ये बात करूं कि देखें, आज का जिस तरह का डिजिटल ज़माना है उसमें कोई आप बात कर दें, कोई ट्वीट कर दें, कोई वीडियो, कोई भी चीज़ है, तो बड़ी दफ़ा मुझे भी बहुत खौफ आता है कि ओ माय गॉड, मतलब इसके ऊपर गाली गलोच होगी, ये होगा वो होगा। ये रियलिटीज़ हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं उसमें आपने फिर अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। आप ऐसी कोई पार्टी ढूंढें जिसके अंदर आपको बात करने का मौका मिले, जिसमें आपको फीमेल रोल मॉडल्स मिले और जिसमें आपको सेफ स्पेस मिले। और बाहर के जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो अगर बात करेंगे तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर कि हम ये कहें कि जी खातून सियासतदान क्यों नहीं बन सकती, या खातून एक्टिविस्ट या मीडिया पर्सन क्यों नहीं बन सकती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियां क्या फेस करती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या अपने ड्रीम्स को अचीव करने में? आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा मुश्किलात किस जगह पे आती हैं? मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास किसके लिए यहाँ पर सफ़र आसान होता है और किसके लिए इस सफ़र के अंदर क्या क्या मुश्किलात होती। अमूमन ये होता है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए जनरली चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि ख़ास तौर पर अगर आपने, जैसे आपने पूछा कि अगर आपने जॉब करनी है, घर से बाहर जाना है, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले इजाज़त का एक मरहला होता है, उसके बाद कि काम तक जाना, काम तक आना, यूनिवर्सिटी तक जाना, वापस आना। हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए सेफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक ऑब्स्टिकल है। उसके साथ साथ फिर जब आप जाते हैं वर्क प्लेसेस के अंदर तो अक्सर ख़वातीन आउट नंबर्ड होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर स्पेस ना मिलना, हरासमेंट, इस तरह के बहुत सारे मसले। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। हमारे मुल्क में एक खातून प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप ही की पार्टी से थी, आप प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो लड़कियों के लिए क्या वो पहली चीज़ है जो आप करेंगी कि इनको अपने ख्वाब अचीव करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको दूर करेंगी? वो क्या चीज़ करेंगी आप? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विदाउट एनी डाउट हमें ख़वातीन को ये बताना है कि वो हर लिहाज से बराबर है मर्दों के। इस रियलाइजेशन के ये जुमला कहे बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और पाकिस्तान की जो खातून है वो अगर चाहे तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकती है, वो अफवाज पाकिस्तान में भी जा सकती है, वो साइंटिस्ट भी बन सकती है, वो मीडिया पे भी आ सकती है, वो हर चीज़ कर सकती है जो वो करना चाहती है। जब तक ये हम बार बार दोहराएंगे नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही मैडम उज़्मा खान, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप साइकोलॉजी को समझती भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं लड़कियों के जब वो स्पेशली बाहर जाती हैं काम करने के लिए? किन मुश्किलात से जूझती हैं जिनसे आप भी कभी जूझी हैं? मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है जैसे ये जो सफ़र है, जब हम कहते हैं कि ख़वातीन वर्क फोर्स में जब हम देखते हैं तो ये सफ़र बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो घर की तरबियत जो है वो बहुत काउंट करती है मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक भी और एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा केयरिंग होती हैं या ज़्यादा उनमें सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा होती हैं, तो वही शुरू से इनकरेज भी की जाती हैं। और अगर वो कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहें और अगर इनिशियल लेवल पर उनकी पार्टिसिपेशन को डिस्करेज किया जाए तो वो आगे चल के भी हम उनकी पर्सनैलिटी में देखते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग रोल्स में कम नज़र आती हैं। एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रबाब सलमान साहिबा, आप सबसे मुश्किल काम करती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप वो वकील हैं और आप सारा दिन में बहुत सारे मुजरिमों से, मुलजिमों से भी मिलती होंगी, फिर आप मुजरिम भी देखती होंगी जो साबित हो जाते हैं, उनको मुजरिम साबित भी करती होंगी। कितना मुश्किल रहा आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का, या आपने सोचा था कि मैं वकील ही बनूँगी? इनफैक्ट आपको लाइफ में फोकस्ड होना, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है और आपको क्या अचीव करना है। और लॉ एक ऐसी फील्ड है, वो आई डोंट थिंक सो कि जस्ट उसके लिए आपको जो ओनली आप लॉयर हो तो आपको लॉ नोइंग हो। लॉ जो है वो आपको हमेशा, यानी कि चाहे आप बच्चे से, चाइल्डहुड से लॉ नोइंग होना चाहिए। उससे आपको सबसे पहले अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स दोनों पता चलते हैं। मजबूती कहाँ से आई? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है आपकी पर्सनालिटी के अंदर? इंस्पिरेशन इनफैक्ट ये थी कि मुझे ऑलवेज फील होता था कि कहीं जाके हम स्टक हो जाते हैं
और वो क्या स्टक होता था, वो ये होता था जी आप लोग जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो बाहर नहीं निकलती और लॉ नोइंग नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि चीज़ इस तरह हो रही है, इस तरह नहीं इस तरह हो रही है। तो ये जो इस तरह था, ये लफ्ज़ समझ नहीं आता था। अच्छा। तो आई सेड व्हाई नॉट कि मैं इस तरह में अब चली जाऊँ और इसको एक्सप्लोर कर लूँ और अंडरस्टैंड कर लूँ कि व्हाट इज़ दिस, क्या ऐसी चीज़ है जो कि मेरा दिमाग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और बाकी दिमाग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंसानी मुआशरा है, इंसानी मुआशरा इंसानी रवैयों से तब्दील हो जाता है, तो अपने रवैये तब्दील करें। जहाँ पर आपको लगता है कि ये रवैया ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है, उसको बदलें और कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। वो मर्द है या औरत है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।